यह कथा शीतल नामक एक महिला टैक्सी ड्राइवर के द्वारा पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से सुनाई गई है। सवारी 11 मुंबई की बारिश बरसात के दिन जारी रहे। भारी गिरावट एक दिनचर्या बन गई। मुंबई की बारिश में एक जंगली आकर्षण होता है जो कहीं और नहीं देखा जाता है। वे लगातार होते हैं और हमेशा प्रतिशोध के साथ आते हैं। मैं आश्चर्य करती थी कि क्या वर्ष के इस समय शहर के साथ बारिश भगवान युद्ध में थे, या क्या सिविल ठेकेदारों ने शहर पर आक्रमण करने और अपनी सड़कों पर हमला करने के लिए बारिश के भगवान को रिश्वत दी थी। साल दर साल जैसे ही बारिश हुई, गड्ढों को फिर से जीवित किया गया और हर दिन आकार और संख्या में बढ़ गया। हर साल मैं सोचती रहूंगी, अगले साल बरसात के मौसम में हमारे पास अच्छी सड़कें होंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। जिस समय मैं याद कर सकती थी कि बारिश के मौसम की पोशाक मुंबई की सड़कों पर हमेशा पोल्का डॉट्स थी, जो गड्ढों से बना था। फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि इसका अपना आकर्षण है। भारत के गेटवे के साथ यह पुनरुत्थान भारी पानी की बूंदों के बीच अपनी महिमा को दर्शाता है, जो इसे एक पवित्र शॉवर देता है। इसके आसपास के छतरियों के विभिन्न रंगों के साथ, जैसे कि ये इस अवसर पर भक्तों द्वारा फूलों की पेशकश कर रहे थे। यह शांत दिखता है। ऊपर के बादल ऐसे दिखते हैं जैसे कि पारभासी पतले कपड़ों के ग्रे और डार्क शेड्स बारिश के त्योहार के लिए बनाए गए एक खगोलीय चंदवा के होते हैं, जिसमें पृष्ठभूमि में दहाड़ते अरब के समुद्री थंपिंग के ड्रम होते हैं। गेटवे पर बारिश करना हर आगंतुक को टकटकी लगाने के लिए एक दृष्टि। फोटोग्राफरों और स्ट्रीट विक्रेताओं की बीलाइन ने विभिन्न मनुष्यों की दृष्टि और स्वाद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने खुशी की चंचल प्रकृति के बारे में सोचा। थोड़ा धक्का और आश्वस्त करने के साथ हम गेटवे की पृष्ठभूमि के साथ कितने सुंदर दिखेंगे, उन तस्वीरों पर खर्च करने के लिए हमारे लिए पर्याप्त था। भले ही हम जानते थे कि यह सिर्फ एक अस्थायी उत्साह था और हम कभी भी इन फोटोग्राफ पर फिर से नहीं देख सकते हैं। मैंने अपनी माँ या पिता को अपने जीवन में किसी भी समय उनकी शादी के एल्बम में नहीं देखा है। शायद खुशी के एक पल का आनंद अपने चरम के लिए दौड़ने में है, संभोग का पीछा करते हुए शिखर पर चढ़ने में जो भी मदद करे उसका स्वागत है। गेटवे का अपना आकर्षण था, लेकिन ताज भी कम नहीं था, क्योंकि वह टपके हुए बारिश में झांक रहा था, एक ही की दृष्टि को पकड़ने के लिए बाध्य था। ऐसा इसकी अद्भुत वास्तुकला, वैभव और सौंदर्य है। और जब बारिश शुरू होने वाली होती है तो आप चौल में गतिविधि की एक हड़बड़ी देखते हैं। दिन के दौरान आप बहुत से लोगों को उनके चौल की छत पर देख सकते थे, घर को तारपुलिन के साथ कवर करते हुए, जो ज्यादातर नीला हुआ करता था। अक्सर मैं सोचती थी कि कैसे आकाश का रंग और तारपालिन का रंग एक साथ समन्वित होता है। शायद आकाश की हमारी हिस्सेदारी, जो ऐसा लग रहा था कि उनकी व्याख्या वे बारिश के मौसम में चूक गए। मुंबई मिमिक जीवन में बारिश वे दोनों के साथ दर्द और आनंद लाते हैं। बैंडस्टैंड या मरीन ड्राइव के क्षणों को देखना अद्भुत है। जब आप बारिश में अपने सिर पर कोई छतरी नहीं करते हैं तो यह एक शानदार भावना है जो लोगों की भौहों को भी बढ़ाती है। दूसरी ओर यह उन लोगों के लिए एक बुरा सपना बन जाता है जो कार या ट्रेन से लंबी दूरी तय करते हैं। एक साथ एक ही स्थान पर रहने वाले यात्री एक सामान्य दृश्य हैं। स्कूल के छात्र अपने घर की खिड़कियों से उत्साह के साथ बारिश देखते हैं, खबर की प्रतीक्षा करते हैं जो उन्हें एक दिन की छुट्टी देगी, और लंबे सीजन के बाद के हिस्से में इसे बोरियत के साथ देख रहे हैं और बाहर जाना चाहते हैं। ट्रेन के समय की अनिश्चितता सभी को यह अनुमान लगाने में भी छोड़ देती है, विलंबित है या रद्द की गई है। रेल प्लेटफार्मों पर काफी आम है। बारिशें जितनी उन पर हावी थीं, मेरे मन में भी साहब के बारे में और कभी-कभी विजय के बारे में भी ख्याल आते रहते थे। साहब क्या कर रहे हैं? वे मुझे इतना प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं? क्या यह असली है या कोई गेम प्लान है? मेरे पास से उनको ले जाने के लिए क्या है? मैं न तो अमीर हूं और न ही इतनी प्रभावशाली कि साहब को मुझसे कुछ हासिल हो सके। बिटिया के इतने सारे उद्यमों की कहानी क्या है? क्या साहब इन सभी उद्यमों के मालिक हैं? बहुत सारे प्रश्न मुझे परेशान कर रहे थे। सब कुछ कहाँ और किया गया? यहाँ एक सज्जन व्यक्ति थे जो मेरी देखभाल कर रहे थे, और कई अन्य
जिनके पास उनकी देखभाल करने के लिए आत्मा नहीं थी, और सभी मामलों में ऐसा लग रहा था कि उन्हें इन लोगों के लिए वास्तविक चिंता थी, बिना किसी अपेक्षा के। मेरी दूसरी कविता माय टाइम्स में छपी। लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया था। कुछ ने मुझे कवि कहा और कुछ ने कवियत्री। मैं जानती थी कि यह मुझे जीवन में कुछ छोटी मोटी खुशियां देने के अलावा कहीं नहीं ले जाएगा। अब तक लोग मुझे एक विद्रोही किरदार के तौर पर सोच रहे थे। अब मुझे चौल और उसके आसपास के लोगों में सम्मान की भावना नजर आ रही है। लेकिन चौल में रहने के कारण बहुत कम लोग अंग्रेजी समझते थे, इसलिए मैंने जो लिखा उसका आनंद नहीं ले सके। हाँ, लेकिन उन्होंने पहचान लिया कि मेरा नाम अखबार में आया है। अब असली समस्या यह थी कि एक बार जब आप समाज में जाने जाते थे, तो जाने अनजाने आपके कार्यों पर अधिक ध्यान से और अधिक तीव्रता से नजर रखी जाती थी। आपने एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता खो दी है। एक सार्वजनिक व्यक्तित्व को बनाए रखना होगा। मैंने सावधानी से अपनी कविताएं काटी और उन्हें अलग से दाखिल करना शुरू कर दिया। आखिरकार माय टाइम्स मुंबई में सबसे अधिक प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों में से एक था। इसमें दिखना किसी के लिए भी गर्व का पल था। रात के करीब 9 बजे थे। साहब का मैसेज आया, कल खंडाला, मुझे सुबह 7 बजे ले जाना। एक जोड़ी कपड़े भी ले जाना। हमें रुकना पड़ सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है। दरअसल हमारी अगली शाम के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे इसे 2 दिनों के लिए स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि साहब ये बताने में असमर्थ थे कि हम कब वापस आएंगे। मैं सुबह जल्दी उठी और साहब को लेने उनके घर चली गई। मुझे यकीन नहीं था कि हम खंडाला क्यों जा रहे थे। मैं उससे कैसे पूछ सकती थी? मैं तो बस एक ड्राइवर हूं। मैं साहब से किस तरह पूछ सकती थी? साथ ही मैं सोच रही थी कि अगर मैंने उनसे पूछा होता तो परिणाम क्या होते। उन्होंने कहा होता, आपका कोई काम नहीं, या विनम्रता से उत्तर दिया होता, मैं आपको बताऊंगा। या शायद वह मेरे साथ यात्रा करना बंद कर देंगे अगर उन्हें लगे कि मैं नासमझी कर रही हूं। लेकिन मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। साहब ने कहा, शीतल, मैं आज तुम्हारी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने पूरी उत्पाद टीम और स्मिता को आज के लिए बुलाया है। हम देर तक बैठ सकते हैं और अगले दिन वापस यात्रा कर सकते हैं। जब मैं फैक्ट्री में इसके बारे में सोच रही थी और लिख रही थी, तो मैं बस कल्पना कर रही थी कि एक आम आदमी पेंट के साथ कार या घर के संबंध में क्या कर सकता है। शुरुआत में मैंने यह कल्पना करना शुरू किया कि पेंट के संबंध में पहली परेशानी क्या होगी। मैंने सोचा, मेरे लिए पेंट की गंध चिंता का कारण थी। मैंने स्क्रिबल में सुगंधित पेंट के बारे में वर्णन किया। जब मैं कार के बारे में सोच रही थी, मैंने कार के जीवन के बारे में सोचा, और इसके बारे में सबसे उबाऊ बात यह थी कि इसने संपत्ति के जीवन के लिए वही रंग बरकरार रखा। वर्तमान में उपलब्ध विकल्प इसे दोबारा रंगना था, जो एक महंगा मामला था, और इसे मूल रंग में वापस लाना असंभव होगा। फिर मैंने सोचा कि क्या होगा अगर किसी ऐसी चीज पर काम किया जाए जो आसान हो, कारगर हो और महंगी भी ना हो। वह अद्भुत काम करेगा। मुंबई में यात्रा करने और बाइक या कारों से टकराने के बाद मुझे लगा कि कारों के संबंध में सबसे बड़ी परेशानी खरोंचें थीं। इसलिए मैंने उसी के बारे में लिखा। स्क्रिबल्स में मूल रूप से वह सभी कल्पनाएं समाहित थीं जो एक व्यक्ति स्वयं पेंट का उपयोग करने के संबंध में कर सकता है। निसंदेह मेरी टैक्सी चलाने से इस सब में मदद मिली। मुझे यकीन नहीं था कि साहब मेरे लेखन के साथ क्या करने जा रहे हैं। हम खंडाला पहुंचे। बाकी सभी लोग पहले से ही रिसोर्ट में थे। साहब ने मेरे लिए कमरा बुक कर दिया था। हमने अपना सामान अपने कमरे में रखा और बैठक कक्ष की ओर निकल गए। बाकी सभी लोग पहले से ही बैठे हुए थे। साहब ने मेरे द्वारा की गई लिखावट के आधार पर कुछ स्लाइड प्रस्तुतियां बनाई थीं। इसे प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने कहा, स्मिता, मुझे उन सभी उत्पाद विचारों की व्यवहार्यता को समझने की जरूरत है जो मैंने आपको दिए हैं। साहब ने यह नहीं बताया कि उनमें से अधिकांश को मैंने लिखा था। शायद उनके मन में भी मुझसे पहले यही बात थी, लेकिन उन्होंने कार में स्वीकार किया कि वह मेरी लिखी बातों के बारे में बोलेंगे। मैं सोच रही थी कि विजय को इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। फिर भी
मुझे इसमें शामिल होने की अनुमति दी गई। साहब ने कहा कि हम कामकाजी दोपहर का भोजन करेंगे। मैं पहली बार वर्किंग लंच के बारे में सुन रही थी। मेरा मन कह रहा था कि इतना भी क्या काम है कि लंच लिए भी समय नहीं है। दिन बहुत व्यस्त था। सभी चर्चाएं विस्तृत और उलझी हुई थीं। कार्रवाई के बिंदु योजनाबद्ध और तैयार किए गए। मुझे खुशी थी कि मेरे द्वारा लिखे गए लगभग सभी विचार साहब की उत्पाद प्रस्तुति में अपना स्थान पा गए। बैठक रात करीब 9 बजे समाप्त हुई। हम होटल में रात के खाने के लिए इकट्ठे हुए। उन सभी को मादक पेय परोसा गया। साहब ने कहा कि चाहूं तो मैं भी ले सकती हूं। मेरी हिम्मत कैसे होती? मैंने कहा, मैं नहीं पीती। मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ 2-3 बार बियर का स्वाद चखा था, बस इतना ही। हम सब ने एक साथ खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। साहब ने मुझसे कहा कि हम नाश्ते के बाद लगभग 8:30 बजे निकल सकते हैं। सुबह मौसम सुहावना था। मैंने अपनी खिड़की से साहब को टहलते हुए देखा। उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए तैयार होने के लिए बुलाया था। मैंने कुछ मिनटों का समय मांगा। सुबह के समय जब सूरज की रोशनी साहब के भूरे बालों पर पड़ रही थी, जो घने थे और हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक सफेद कबूतर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बैठा हो और अपने पंख फैला रहा हो। मैं अपनी कल्पना को रोक नहीं सकी और साहब की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। तुम मुझे वह भद्दी मुस्कान क्यों दे रही हो? साहब ने मुझसे पूछा। मैंने साहब को वह सब बता दिया जिसकी मैंने कल्पना की थी। वह कितना बढ़िया खेल था। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुस्कुरा दी। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। हमने नाश्ता किया और घर वापस जाने के लिए ड्राइव शुरू कर दी। साहब सामने आकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जो पुराने गाने आप सुनते हैं उन्हें बजाओ। मैं भी उनकी बात सुनूंगा। मैंने मुकेश के गाने बजाए। चूंकि यह एक एक्सप्रेस हाईवे था, सड़कें वाकई खूबसूरत थीं और वहां ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। मैं डिवाइडर से सटी सड़क के बिल्कुल दाहिनी ओर जा रहा था, क्योंकि मैं अपने वाहन को अच्छी गति से चला रही थी। मैं अपनी सवारी का आनंद ले रही थी, क्योंकि क्लच, गियर और ब्रेक के साथ ज्यादा कुछ नहीं करना था। मेरी सैंट्रो लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी होती तो शायद मैं 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू सकती थी। डिवाइडर के दूसरी तरफ भी ज्यादा वाहन नहीं थे। सड़क के दूसरी ओर कुछ दूरी पर ऐसा लग रहा था जैसे ट्रकों में से एक ने एकदम दाहिनी लेन भी ले ली हो। शायद वह खाली थी, क्योंकि वह अच्छी गति से आ रहा था। जैसे ही मैं उसे देख रही थी, उसने अचानक नियंत्रण खो दिया, डिवाइडर को तोड़ दिया और सड़क के हमारी तरफ रेंग गया। मैंने अपने पैरों को ब्रेक पर जोर से दबाया और कार को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। मैंने हैंड ब्रेक भी खींच लिया। मैंने ट्रक को आते देखा और जानती थी कि यह हमें जोरदार टक्कर मारेगा। मुझे याद है कि हमले से पहले आखिरी सेकंड में मैंने साहब को दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाया था और उन्हें धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की थी। तभी ट्रक ने कार के सामने से टक्कर मार दी और मेरा सिर खाली हो गया। मैं तब भूल गई कि हमारे साथ क्या हुआ। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको भी यह पसंद आया होगा और ऐसी ही ऑडियो ड्रामा सीरीज सुनने के लिए बने रहें। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जानकारी दें। आपका उत्साह मेरी ताकत है।